हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर दें जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद एक तरफ क्वेश्चन पेपर और दूसरी तरफ वीडियो शुरू रख के साथ साथ में सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट अमाउंटेड टू 1,50,000. Partners interest on capital 18,000 was charged and interest on drawings 2,000 was allowed. Profit as per P&L appropriation account will be. अब ओपनिंग नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, P&L अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से ही शुरू होता है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो उसमें प्रॉफिट यूज हो जाएगा, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। सो 1,50,000 का जो नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से 18,000 माइनस करेंगे तो 1,32,000 बचता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये हमारे लिए एक इनकम है जिससे प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। सो 132 प्लस 2 आंसर हो जाएगा 134 जो है ऑप्शन डी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1,34,000। नेक्स्ट ए एंड बी 3:2 with capitals 1,50,000. C is admitted for 1/5 share, his capital will be. अब C का शेयर 1/5 है तो A एंड B का कंबाइंड शेयर हो जाएगा 4/5 एंड 4/5 शेयर के लिए A एंड B का कंबाइंड कैपिटल है 1 लाख प्लस 50 1,50,000। तो 1/5 शेयर के लिए न्यू पार्टनर विल ब्रिंग X, क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की वैल्यू आ जाएगी 37,500 जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट असर्शन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स इज डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले ये असर्शन जो है ये फॉल्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये फर्म के लिए एक इनकम है और ये अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है। सेकेंडली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अलाउड इवन इफ नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलाउ नहीं होता या चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। सो थर्ड का आंसर है डी, बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट 50 shares of 10 each 9 called up are forfeited for non-payment of first call ₹2. The SPR will be debited by. अब शेयर्स फॉरफीचर के टाइम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तभी डेबिट होता है अगर शेयर होल्डर ने वो कंपनी को पे नहीं किया। यहाँ पे शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया ₹2 और उसमें कुछ भी प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है, मतलब फर्स्ट कॉल के पहले ही प्रीमियम पे हो चुका है और अब हमको प्रीमियम डेबिट करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी जो है निल। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन X:Y 2:1 कैपिटल्स दिए 3 लाख 2 लाख। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 20,000। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। अब दोनों पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल देखेंगे 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख होता है, उस पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5 लाख का 6% 30,000 हो जाता है। बट हमारे पास उतने प्रॉफिट्स नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट्स है सिर्फ 20,000। उस सिचुएशन में जब सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल हो उसको कैपिटल रेशियो मतलब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो 20,000 को 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 12,000 और 8,000। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी 12 एंड 8। सो फिफ्थ का आंसर है बी। नेक्स्ट अ कंपनी परचेज एसेट्स 9,90,000 एंड issued debentures of 100 each at 10% discount as purchase consideration. Calculate number of debentures that will be issued. अब number of debentures निकालने के लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। Number of debentures will be amount due जो है 9,90,000 divided by face value of debenture is ₹100 minus discount जो है ₹10। सो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90 हो जाएगा। सो ये हो जाएंगे 11,000 डिवेंचर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी।
Next, a company forfeited 250 shares of 20 each for non-payment of final call ₹6. 200 of these shares were reissued at 14 fully paid. Amount transferred to capital reserve will be. अब कैपिटल रिजर्व निकालने का सिंपल टेक्निक, सबसे पहले फॉरफीचर के टाइम कितना अमाउंट मिल गया है वो गेन निकाल लो. सो 250 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, फेस वैल्यू 20 है, जिसमें से नॉन पेमेंट ऑफ ₹6 है, मतलब शेयर होल्डर ने ₹14 पे कर दिया था. सो फॉरफीचर के टाइम ₹14 का गेन मिल गया कंपनी को. अब री इश्यू करते टाइम 20 का शेयर 14 में री इश्यू हो रहा है, मतलब ₹6 का लॉस है. सो फॉरफीचर के टाइम पहले 14 का गेन माइनस री इश्यू के टाइम ₹6 का लॉस. सो 14 माइनस 6 ₹8 का नेट गेन बचता है. और ये 200 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं उस पे है. सो 200 इंटू 8 आंसर हो जाएगा 1600. तो सेवेंथ का आंसर है डी, विच इज 1600. नेक्स्ट, partner withdrew 10,000 per month in the middle of every month. Interest on drawings amounted to 6,000. The rate of interest on drawings will be. अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया है. सो एथ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 6,000. हम विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 पर मंथ. सो टोटल ड्रॉइंग्स हो जाते हैं 1,20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है, बट मिडल ऑफ द मंथ विड्रॉ किया है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज होगा 6 मंथ्स के लिए एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे x. सो पूरा इस तरफ आएगा तो 6,000 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 6 इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे x का वैल्यू 10% आ जाएगा. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 10%, ऑप्शन सी दिया है. नेक्स्ट, 9th और 10th क्वेश्चन के लिए केस स्टडी दिया है, तो सबसे पहले केस स्टडी पढ़ते हैं. ऑन 1st April ABC had capitals 150, 125, 1 lakh. On 1st October C has given a loan to the firm 6 lakh rupees. Partnership deed provided for interest on drawings. A को रेंट देना है 2,000 per month and B withdrew 10,000 per month at the end of every month during the last 6 months of the year. मैनेजर्स कमीशन दिया है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड उसका सैलरी है 10,000 पर एनम. प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर प्रोवाइडिंग दीज एडजस्टमेंट्स आर 1,62,000. अब सबसे पहले 9th क्वेश्चन में पूछा है नेट प्रॉफिट. अब नेट प्रॉफिट निकालते टाइम जितने भी P&L के एक्सपेंसेस है वो हमें सब्ट्रैक्ट करने होते हैं. जितना भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है उसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस यूजुअली P&L में आता है. तो सबसे पहले ए को रेंट मिलना चाहिए 2,000 पर मंथ, ये एक P&L का एक्सपेंस है. उसके बाद पार्टनर ने लोन दिया है, सी हैज गिवन अ लोन ऑफ 6 लाख टू द फर्म, उस पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो भी एक एक्सपेंस है. एंड मैनेजर जो है उसका सैलरी 10,000 एज वेल एज कमीशन. तो ये सारे एक्सपेंसेस पहले हमको माइनस करने पड़ेंगे 1,62,000 में से, तब जाके हमको मिलेगा कि फाइनल नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए. सो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं. सबसे पहले करंट प्रॉफिट दिया है 1,62,000. इसमें से पहले माइनस करेंगे लोन 6 लाख रुपीस दिया हुआ है, तो आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन. अब 6 लाख रुपीस का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना दिया हो तो हमेशा 6% होता है. थोड़ा इसको शिफ्ट करते हैं. एंड मंथ्स, तो 1 अक्टूबर को सी ने लोन दिया था, तो अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा. सो 6 लाख का 6% 36,000, 6 मंथ्स का हो जाएगा 18,000. नेक्स्ट, ए इज टू रिसीव अ रेंट ऑफ 2,000 पर मंथ. सो माइनस रेंट 2,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, सो 24,000. उसके बाद मैनेजर का सैलरी है 10,000 पर एनम, सो माइनस सैलरी 10,000. और लास्ट में जाएगा मैनेजर का कमीशन. अब कमीशन निकालने के लिए पहले हमको रफ में कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, सो दैट हम उसके ऊपर मैनेजर्स कमीशन चार्ज कर सके. तो 20, 30, 40, 52,000. सो 162 में से 52,000 यूज हो गया,
तो 1,10,000 बचता है एंड मैनेजर्स कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला में हमेशा चेंज करते हैं, 10/100 करने की जगह 10/110, उससे आ जाएगा 10,000। तो लास्ट में नेट प्रॉफिट बचेगा 1 लाख। सो 9th के आंसर के लिए ऑप्शन हो जाएगा ए विच इज 1 लाख रुपीज। उसके बाद 10th क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ बी विल बी। अब बी ने पूरे साल विड्रॉ नहीं किया है, 10,000 पर मंथ विड्रॉ किया बट ओनली इन द लास्ट 6 months ऑफ द ईयर। सो टोटल ड्रॉइंग्स उसका 60,000 हो जाएगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5% दिया है। देन मंथ्स निकालने के लिए हमको कैलकुलेट करना है फॉर्मूला से टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो बिकॉज ही इज विड्रॉइंग 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो अगर हम अज्यूम करें अपना यहाँ पे साल 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, सबसे पहला इसका ड्रॉइंग्स होगा ऑन 31 अक्टूबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ऐसे करके उसने 6 ड्रॉइंग्स की। जो सबसे पहला ड्रॉइंग है 31 अक्टूबर, इसके बाद बचते हैं 5 months। सो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इज 5 months एंड लास्ट ड्रॉइंग 31 मार्च को ही होगा एंड ऑफ द मंथ। तो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग इज 0, इसका एवरेज लेंगे तो 5 + 0 अपॉन 2 2.5 मंथ्स आता है। अकॉर्डिंगली 60,000 का 5% होता है 3,000, 3,000 इंटू 2.5/12 comes to 625 rupees। सो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हमने डिस्कस किया है, इसका मतलब होता है बेसिकली प्रॉफिट यूज करना पार्टनर्स को कुछ ना कुछ पे करने के लिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स सैलरी, रेंट टू पार्टनर, ये सब एक्सपेंसेस है जो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। ये सब P&L में आता है, अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये एक अप्रोप्रिएशन है। सो 11th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, एस लिमिटेड इश्यूड 50,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 5% redeemable at premium, and in order to write off loss 5 lakh was debited to SPR and P&L, the redemption value will be। अब इश्यू के टाइम डिस्काउंट कितना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम कितना है वो नहीं दिया है, वही हमें ढूंढना है। तो 50,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 each, अगर वो 5% डिस्काउंट में इश्यू होते हैं तो 50,000 इंटू 5 2,50,000 का लॉस होता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि लॉस राइट ऑफ करने के लिए टोटल हमने SPR और P&L से 5 लाख यूज हुआ, तो इसमें से 2,50,000 यूज हुआ है इश्यू के टाइम के डिस्काउंट के लिए। तो ऑब्वियसली बाकी का जो 2,50,000 है ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। अब 50,000 इंटू 100 50 लाख के डिवेंचर्स है और उस पे 2,50,000 का प्रीमियम है, तो ऑब्वियसली ये 5% प्रीमियम हो गया। तो 100 रुपीज के डिवेंचर पे 5% प्रीमियम 105 का रिडम्पशन वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी विच इज 105। Next 13th question, A Limited issued 2 lakh shares of 10 each, received 1,98,000 applications, shareholder holding 3,000 shares failed to pay final call, amount received at the time of final call will be। अब भले ही इश्यू 2 लाख शेयर्स किए बट एप्लीकेशंस तो 1,98,000 ही मिले। 198 में से भी 3,000 शेयर्स पे हमको फाइनल कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब 1,95,000 शेयर्स पे ही रिसीव हो रहा है और फाइनल कॉल मनी है 3 रुपीज। तो 1,95,000 इंटू 3 रुपीज विल कम टू 5,85,000 जो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, A and B are partners, capitals 3,70,000 each, C is admitted for 1/4 share, brings 3 lakh as capital and his share of goodwill in cash, C's share of goodwill will be। अब ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है जिसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया है, वो गुडविल कितना लाना चाहिए उसका अमाउंट नहीं दिया है।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है, वो भी दो मेथड से। पहला मेथड क्या होगा टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, तो सिंपली तीनों पार्टनर्स का कैपिटल ऐड कर लो। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दोनों का 3,70,3,70 है एंड न्यू पार्टनर 3 लाख रुपीज का कैपिटल ला रहा है, सो टोटल कैपिटल हो जाता है 10,40,000। देन न्यू पार्टनर का शेयर और उसका कैपिटल यूज करके वापस टोटल कैपिटल निकालना है। सो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4 और 1/4 के लिए ही ब्रिंग्स 3 लाख कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितना होगा, तो दिस विल कम टू 12 लाख। सो टोटल कैपिटल हमने दो अलग अलग मेथड से निकाला। अब ये 12 लाख माइनस 10,40,000 1,60,000 का जो डिफरेंस बचता है ये है पूरे फर्म का गुडविल, और इसमें से न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो ऑब्वियसली 1,60,000 इंटू 1/4 40,000 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 14th का है डी विच इज 40,000। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, असर्शन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज चार्ज टू एसपीआर। सो ये असर्शन ट्रू है, डिस्काउंट जब भी हम सफर करते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए ईयर के एंड में जिस साल में इश्यू हुआ है उसको हम एसपीआर अवेलेबल होगा तो उसमें ट्रांसफर करते हैं। देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज नोटेड एज अ लॉस एंड हैज टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर ऑफ इश्यू। तो ये रीजन भी ट्रू है और उसी की वजह से वो एसपीआर के अगेंस्ट राइट ऑफ होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो 15th का आंसर है ए। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म अंडर डिसोल्यूशन शोज डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर्स ऑफ 10,000 प्रूव बैड एंड बैलेंस रियलाइज 90%, अमाउंट रियलाइज विल बी। अब डिसोल्यूशन के टाइम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। डेटर्स टोटल अपने 60,000 है जिसमें से 10,000 का बैड डेट्स हो रहा है, सो 50,000 बचता है। ये 50,000 के डेटर्स रियलाइज 90%, तो 50,000 का 90% 45,000, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो 16th का आंसर है डी विच इज 45। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन, एबीसी 5:3:2 रेशियो दिया है, कैपिटल्स दिए हैं 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख। सी डाइड ऑन 5th April, गुडविल ऑफ द फर्म इज 30,000, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 200, पास जर्नल एंट्रीज। अब गुडविल के लिए जो जर्नल एंट्री है ये हमने प्रीवियस सैंपल पेपर की वीडियोस में भी डिस्कस किया है। गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे डेथ होने पे ऑब्वियसली रिमेनिंग सर्वाइविंग पार्टनर्स ए और बी गेन करेंगे और सी जो है वो सैक्रिफाइस करेगा अपना शेयर, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री, एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब पूरे फर्म का गुडविल है 30,000, उसमें से सी का शेयर 30,000 इंटू 2/10 विल कम टू 6,000 एंड ये 6,000 गेनिंग रेशियो में डिवाइड होगा बिटवीन ए एंड बी। अब ओल्ड रेशियो 5:3:2, सी के डेथ के बाद न्यू रेशियो भी 5:3 होगा और गेनिंग रेशियो भी 5:3 होगा। तो 6,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। So 3,750 and 2,250. नेक्स्ट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है 200 रुपीज, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल एंड 200 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। इसके बाद जो सी का कैपिटल है 2 लाख रुपीज प्लस उसका गुडविल और प्रॉफिट 2,06,200, ये सब ट्रांसफर हो जाएगा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल टू सीज एग्जीक्यूटर, उसका कैपिटल है 2 लाख रुपीज, सो टोटल प्रॉफिट एंड गुडविल मिला के 2,06,200। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, ABC 332 profits for the year 80,000 were distributed without providing for the following. So A and C का सैलरी एंड B का सैलरी हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे।
तीन पार्टनर्स हैं, सो पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड टोटल। देन सबसे पहले सैलरी ए एंड सी का सैलरी है 1500 पर मंथ, तो 1500 इंटू 12 18,000 हो जाता है। एंड बी का सैलरी है 4000 पर एनम, सो टोटल सैलरी हो जाता है 40,000। अब जब पार्टनर्स को ये सैलरी नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड 40,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:3:2, सो 40,000 डिवाइडेड बाय 8, 10 15 15। अब ये दोनों अमाउंट्स कंपेयर करेंगे, तो 18 माइनस 15 3000, 4 माइनस 15 11,000 डेबिट and 18 minus 10 8,000 credit. Accordingly, journal entry B's capital account debit to A and to C. B के कैपिटल में डेबिट 11,000, A और C में क्रेडिट 3,000 and 8,000. Next question, A Limited purchased equipment from L Limited and purchase consideration was paid as follows. अब जो equipment purchase किया है उसकी वैल्यू नहीं दी है, बट उसके बदले परचेज कंसिडरेशन में जो इश्यू किया है वो सब अमाउंट ऐड करके हम इक्विपमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इक्विपमेंट परचेज का ही जर्नल एंट्री होगा, सो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हम कौन सी कंपनी से परचेज कर रहे हैं, सो एल लिमिटेड, एंड देन एल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब सबसे पहले उनको डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं एट प्रीमियम विच आर ऑल्सो रिडीमेबल एट प्रीमियम, एंड चेक इश्यू हो रहा है 10 लाख रुपीज का। सो चेक के लिए हम लिख देंगे टू बैंक 10 लाख रुपीज, देन डिबेंचर्स के लिए हम लिखेंगे टू डिबेंचर्स, इश्यू के टाइम प्रीमियम है इसलिए टू एसपीआर। अब 40,000 डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं ऑफ 100 ईच, सो डिबेंचर में आएगा 40,000 इंटू 100, सो 40 लाख रुपीज, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सो प्रीमियम है 25%, सो 40,000 इंटू 25, तो 10 लाख। देन रिडम्पशन के टाइम 10% का प्रीमियम है, तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट होता है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है 10 रुपीज, सो 4 लाख, एंड डेबिट में आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सेम अमाउंट 4 लाख। अब 10 लाख रुपीज चेक से पे किया, 40 लाख के डिवेंचर प्लस 10 लाख प्रीमियम 50 लाख के डिवेंचर इश्यू हुए, सो टोटल 60 लाख का पेमेंट हम कर रहे हैं एल लिमिटेड को। तो अकॉर्डिंगली जो इक्विपमेंट परचेज है वो भी ऑब्वियसली 60 लाख के ही होगा, तो यही डायरेक्ट लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन 20, Ramesh, Suresh, Mahesh 3 to 1 they decided to share future profits in 1 to 3. Goodwill is valued at 3 years purchase of average profit of last 4 years. अब गुडविल निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट्स दिए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, पास जर्नल एंट्री। अब सबसे पहले ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कंपेयर करेंगे। ओल्ड रेशियो है 3 to 1, न्यू रेशियो है 1 to 3। सो जो सेकेंड पार्टनर है जो है सुरेश, उसका शेयर 2/6 सेम ही रहता है, बस पहला पार्टनर रमेश का सैक्रिफाइस हो रहा है एंड लास्ट पार्टनर महेश का गेन हो रहा है। तो ये हमको कैलकुलेशन ऑब्वियसली शो करना पड़ेगा बिकॉज ये 1 मार्क क्वेश्चन नहीं है। एंड उसके बाद हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं 2,44,000
देन 3 लाख, उसके बाद 40,000 का लॉस है वो माइनस, एंड 4,20,000 डिवाइडेड बाय 4. सो ये टोटल 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9,64,000 minus 40 will give 9,24,000 divided by 4. So 2,31,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया. अब कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म 12 लाख रुपीज दिया है और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 18% है. अकॉर्डिंगली नॉर्मल प्रॉफिट 12 लाख रुपीज का कैपिटल इंटू 18%. सो 12 लाख का 2,40,000, 2,16,000. नाउ नॉर्मल प्रॉफिट है 2,16,000 बट हमने एक्चुअली कमाया 2,31,000, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हो जाता है 15,000. सो सुपर प्रॉफिट is average profit 231 minus normal profit 2,16,000, so 15,000 का super profit. And goodwill is valued at how many years purchase? So 3 years purchase of super profits. So goodwill हो जाएगा 15,000 into 3 जो हो जाता है 45,000. अब यहाँ पे रमेश एंड महेश इन दोनों का ही गेन और सैक्रिफाइस है. यहाँ पे हमने डिस्कस किया रमेश जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 2/6 और महेश जो है वो गेन कर रहा है 2/6. सो यही गुडविल का हमको 2/6 कैलकुलेट करना है. एंड बिकॉज रमेश इज सैक्रिफाइसिंग उसको गुडविल मिलना चाहिए. महेश इज गेनिंग, सो महेश इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश इज कैपिटल अकाउंट. एंड 45,000 का 2/6 15,000. Okay, question 21. R Limited has an authorized capital of 20 lakh divided into shares of 10 each. The company issued 60,000 shares but received 58,000 applications. Shareholder holding 2,000 shares failed to pay final call and his shares are forfeited. Present the above in balance sheet of the company. अब balance sheet बनाते टाइम सबसे पहले बैलेंस शीट में हेडिंग आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंडर शेयर कैपिटल जो होगा नोट नंबर 1. सो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल. नाउ ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख रुपीज है. अब 10 रुपीज का अगर शेयर होगा तो ऑब्वियसली ये 2 लाख शेयर्स हो जाएंगे ऑफ ₹10 ईच. नेक्स्ट कंपनी इज इशूइंग 60,000 शेयर्स, तो इश्यूड कैपिटल हो जाएगा 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 जो हो जाएगा 6 लाख. देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिले हैं 58,000 शेयर्स के, उसमें से 2,000 शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर्स होने की वजह से वो शेयर्स फॉरफीट भी हुए हैं. अकॉर्डिंगली 58 माइनस 2 56,000 शेयर्स बचेंगे. सो 56,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 5,60,000. अब जो 2,000 शेयर्स सिर्फ फॉरफिट हुए बट री इश्यू नहीं हुए उसका फॉरफीचर अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है टू शेयर फॉरफीचर. 2,000 शेयर्स पे हमको फाइनल कॉल जो 3 रुपीज है वो रिसीव नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बाकी का 7 रुपीज रिसीव हो गया है. सो 14,000 रुपीज शेयर फॉरफीचर और टोटल हो जाएगा 5,74,000. सो 5,74,000. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. MNSR Partners, the firm is dissolved and following balances appear in balance sheet. अब यहाँ पे प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट पूछा है. अब कैपिटल अकाउंट के लिए टेबल में अगर इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहले कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं जिसमें से एस का कैपिटल डेबिट बैलेंस है मतलब नेगेटिव है, P&L भी डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, एम्स लोन टू द फर्म है जनरल रिजर्व है.
देन एडजस्टमेंट्स में एम्स लोन इज रीपेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिए हैं borne by the partner B but paid by the firm, unrecorded asset taken over by S and unrecorded liability paid by M, realization loss भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 60,000. सो यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दो पार्टनर्स है M एंड S. सबसे पहले कैपिटल में अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आता है. अब M का पॉजिटिव बैलेंस है 40,000 बट S का नेगेटिव बैलेंस दिया है डेबिट बैलेंस. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कैपिटल के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है टू P&L. ये 10,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. रेशियो दिया नहीं है क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली इक्वल होगा 5,000 5,000. उसके बाद एम्स लोन रीपेड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. अब एम्स लोन रीपे करना उसका कुछ एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है. एम्स लोन का सेपरेट अकाउंट बनता है और एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर एम बट वर पेड बाय द फर्म. तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा टू कैश और एम के कॉलम में 1,000 रुपीज. देन अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय एस. अब एसेट टेकन ओवर ये भी डेबिट साइड में आएगा टू रियलाइजेशन, एस के कॉलम में 2,000. एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय एम, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा बाय रियलाइजेशन, एम के कॉलम में 3,000. उसके बाद रियलाइजेशन लॉस दिया है 60,000. सो टू रियलाइजेशन लॉस 60,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 30,000 30,000. इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे. बिकॉज ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है तो डिसोल्यूशन में पार्टनर्स का जो भी बैलेंस बचता है या तो उनको टू कैश हम पे कर देते हैं या फिर बाय कैश वो पार्टनर्स कैश लेके आते हैं. तो सबसे पहले एम के केस में 43 और यहाँ पे टोटल है 36, तो 7,000 का डिफरेंस टू कैश हो जाएगा. एंड एस के केस में डेबिट साइड में ही एंट्रीज है सिर्फ जो है 57,000 रुपीज. सो ये हो जाएगा बाय कैश. Okay, next question, question 23. P Limited issued 2 lakh shares of 10 each at a premium. उसमें application allotment और final call दिया हुआ है. अब application allotment मिला के 5 plus 3 8 रुपीज हो रहा है and total 12 रुपीज होना चाहिए, 10 रुपीज face value plus 2 premium. So उसमें से 8 माइनस करेंगे तो final call 4 रुपीज हो जाएगा. And applications are received for 2 lakh 50, pro rata allotment made to 240. Naveen, who applied for 7,200, failed to pay allotment and calls. His shares are forfeited and half of the shares are reissued. यहाँ पे हमको शेयर्स की जर्नल एंट्री करनी है. शेयर्स में सबसे पहली जर्नल एंट्री हमेशा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. टोटल हमको एप्लीकेशंस मिल रहे हैं 2,50,000 इनटू एप्लीकेशन मनी है 5 रुपीज, सो 12,50,000. Then share application to share capital. अब एप्लीकेशन में प्रीमियम इंक्लूडेड था इसलिए क्रेडिट में आएगा टू SPR. प्रो रेटा अलॉटमेंट है इसलिए थोड़ा बहुत अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा. और 250 एप्लीकेशंस मिले बट प्रो रेटा सिर्फ 240 पे है. दैट मीन्स 10,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी हो रहे हैं टू बैंक. सो टोटल 12,50,000 रिसीव हो रहा है. 2 लाख एप्लीकेशंस. अब एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज है जिसमें से 2 प्रीमियम है, 3 रुपीज कैपिटल 2 रुपीज प्रीमियम, सो 6 लाख एंड 4 लाख. देन 2,40,000 एप्लीकेशंस पे प्रो रेटा अलॉटमेंट है, सो 240 आर अलॉटेड 2 लाख, तो 40,000 एक्सेस एप्लीकेशंस इनटू 5 रुपीज अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा. एंड 10,000 एप्लीकेशंस जो बच जाते हैं उस पे अमाउंट रिफंड हो जाएगा.
नेक्स्ट इसके बाद आता है अलॉटमेंट ड्यू. सो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2 lakh shares into allotment money 3 तो 6 lakh rupees. देन जब अलॉटमेंट मनी हमको रिसीव होगा तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू 6 लाख है, जिसमें से हमने ऑलरेडी 2 लाख रुपीज एडजस्ट कर लिए. सो अब हमको मिलना चाहिए 6 लाख माइनस 2 लाख 4 लाख. बट देन अगेन कॉल्स इन अरियर्स है. एक शेयर होल्डर who applied for 7200 shares did not pay allotment and calls. So वर्किंग नोट बना के इसका कॉल्स इन अरियर्स निकालना पड़ेगा. वो हम यहाँ पे बना लेते हैं. टोटल 2,40,000 एप्लीकेशंस पे हमने 2 लाख शेयर्स अलॉट किए. दिस शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 7200 तो अलॉटेड x आ जाएगा 6,000 शेयर्स. तो 72 माइनस 6 इसके 1200 शेयर्स एक्सेस है और 1200 एक्सेस शेयर्स पे एप्लीकेशन 5 ये शेयर होल्डर ने 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिए. सो जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तो 6,000 शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी 3 18,000 है. उसमें से 6,000 एडजस्ट करने के बाद सिर्फ 12,000 कॉल्स इन अरियर्स होगा. सो ये जो 4 लाख है उसमें से 12,000 माइनस करके 3,88,000 रिसीव हो जाएगा. नेक्स्ट कॉल, सो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर्स इंटू फाइनल कॉल हमने निकाला 4 रुपीज है. सो 8 लाख रुपीज. एंड जब फाइनल कॉल रिसीव होता है बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर कॉल. सो आउट ऑफ 2 लाख शेयर्स हमको 6,000 शेयर्स जो ये शेयर होल्डर के हैं उस पे हमको नहीं मिल रहा है. सो 2 लाख माइनस 6 हमें 1,94,000 शेयर्स पे 4 रुपीज रिसीव हुआ. तो 7,76,000. देन इसकी फॉरफीचर की एंट्री आएगी. शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर और इसने पे नहीं किया अलॉटमेंट एंड कॉल. टोटल 6,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच 60,000. अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स इन अरियर्स हमने यहाँ पे निकाला है जो है 12,000 रुपीज. सो अलॉटमेंट में सीधा कॉल्स इन अरियर्स 12,000. कॉल के टाइम 6,000 इंटू 4 24,000. तो 60 माइनस 36 24,000 बचता है. देन कितने शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं तो हाफ ऑफ दी शेयर्स आर री इश्यूड फॉर 48. सो बैंक टू शेयर कैपिटल टोटल शेयर 6,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 60,000 के हैं तो उसके हाफ 30,000 के शेयर्स हैं. बट ये री इश्यू हो रहे हैं फॉर 48,000 मतलब ऊपर का 18,000 प्रीमियम हो जाएगा. एंड शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व टोटल फॉरफीचर अमाउंट है 24. इसमें से आधे शेयर री इश्यू हुए तो आधा फॉरफीचर अमाउंट हो जाएगा 12,000. री इश्यू के टाइम सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी फॉरफीचर नहीं है. सो यही 12,000 हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन. गौतम एंड राहुल 2:3 बैलेंस शीट दिया है एंड करण इज एडमिटेड न्यू रेशियो भी दिया है. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज रेज तो रिवैल्यूएशन का ये एक एडजस्टमेंट है और लास्ट एडजस्टमेंट है गौतम टुक ओवर फर्नीचर तो ये भी रिवैल्यूएशन में आएगा. करण ब्रिंग्स 40,000 कैपिटल एंड 10,000 गुडविल पास जर्नल एंट्रीज. सबसे पहले न्यू एंड ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. अकॉर्डिंगली ओल्ड रेशियो है गौतम इज टू राहुल 2:3. न्यू रेशियो गौतम राहुल एंड करण is given 5:3:2. So Gautam's sacrificing ratio old ratio minus new ratio and Rahul's sacrificing ratio old ratio minus new ratio.
सो 4 माइनस 5, यहाँ पे -1/10 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ गेन, और 6 माइनस 3/10 ये हो गया सैक्रिफाइस। नाउ सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 20% बोला है, तो 12,000 के डेटर्स है, उस पर 20% होता है 2,400, जबकि 2,000 का प्रोविजन हमारे पास पहले से है। हमें 400 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट करना है, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा बिकॉज लॉस है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 400 रुपीज। नेक्स्ट, गौतम टुक ओवर फर्नीचर एट 22, बैलेंस शीट में फर्नीचर 25,000 है, तो ये 3,000 से रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी लॉस हो गया, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 3,000। अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन में सिर्फ डेबिट में 3,400 की एंट्रीज है, तो यही 3,400 लॉस हो जाएगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। सो गौतम्स कैपिटल and Rahul's capital to revaluation 3,400 लॉस, ये 2:3 में डिवाइड होगा, सो 680, 1360 and 2040। ओके, देन कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जर्नल एंट्री आती, ओपनिंग बैलेंस का एंट्री आती है, बट उसके लिए जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 10,000, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अकॉर्डिंगली जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स गौतम एंड राहुल, एंड जनरल रिजर्व का अमाउंट है 10,000, उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो 4,000 एंड 6,000। देन एसेट साइड पे गुडविल है, ये कैपिटल के डेबिट में आता है, so Gautam's capital, Rahul's capital to goodwill, goodwill का अमाउंट भी वापस 10,000, इसको 2:3 में 4,000 and 6,000। then new partner is bringing 40,000 capital, 10,000 goodwill, so cash account debit total वो ला रहा है 50,000 to Karan's capital, capital is 40 and to premium for goodwill 10,000। then ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ राहुल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, गौतम का कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं है, गेन है, तो ये पूरा का पूरा गुडविल सिर्फ राहुल को जाएगा। इसके अलावा बिकॉज गौतम कुछ गेन कर रहा है विच इज 1/10, तो ही विल हैव टू पे गुडविल टू राहुल, so accordingly Gautam's capital to Rahul's capital वापस गुडविल आएगा। अब न्यू पार्टनर का शेयर 2/10 है, जिसके लिए वो 10,000 गुडविल लाया, तो अगर गौतम का गेन 1/10 है तो उसके लिए वो कितना गुडविल लाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सो 2/10 शेयर के लिए न्यू पार्टनर 10,000 लाया, तो 1/10 के लिए गौतम विल ब्रिंग x, ये अमाउंट आ जाएगा 5,000। इसके बाद फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय गौतम, तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अकॉर्डिंगली गौतम्स कैपिटल टू फर्नीचर, तो इज टेकिंग ओवर फर्नीचर एट 22। ओके, ये जर्नल एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 8,40,000 एंड लाइबिलिटीज 80,000 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 720 and purchase consideration was paid by issue of debentures, company had a balance of 1 lakh in SPR। अब यहाँ पे हम दूसरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो बिजनेस परचेज करते टाइम सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू द वेंडर, तो यहाँ पे वेंडर का नाम दिया है आर लिमिटेड। नाउ एसेट्स हमने परचेज किया है 8,40,000, टू लायबिलिटीज हम लोग परचेज कर रहे हैं 80,000 एंड टू वेंडर परचेज कंसिडरेशन है 7,20,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल 8 लाख हो रहा है, डेबिट में 8,40,000 है, सो 40,000 का क्रेडिट में जो डिफरेंस आ रहा है
ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। देन आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, हम लोग परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, सो टू डिवेंचर्स एंड इस पे डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, टोटल हमें पे करना है 7,20,000। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला पहले के वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो इससे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आते हैं। सो नंबर ऑफ डिवेंचर्स, अमाउंट ड्यू है 7,20,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 100 माइनस डिस्काउंट इज 10, सो यहाँ पे आ जाएंगे 8,000 डिवेंचर्स। सो 8,000 इंटू 100, 8 लाख रुपीज के डिवेंचर, 8,000 इंटू 10, 80,000 का डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट है ना, ये एक लॉस है और ये लॉस को राइट ऑफ करना होता है। ये लॉस राइट ऑफ करने के लिए अगर एसपीआर अवेलेबल है तो सबसे पहले वही यूज होता है। तो यहाँ पे एसपीआर 1 लाख रुपीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो एसपीआर हम 80,000 यूज कर लेंगे टू राइट ऑफ दिस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 80,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। अब यहाँ पे ABC 532 PSR दिया है, बैलेंस शीट दिया है, and C is dying on 1st August 24. He withdrew 5,000 till date. Goodwill is 2.5 years purchase of last 4 years profits. अब लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोला है, बट सेकेंड एडजस्टमेंट में प्रॉफिट सिर्फ 3 साल का दिया है। तो जो 4th ईयर का प्रॉफिट है वो हमको बैलेंस शीट से मिलेगा। एसेट साइड पे अगर P&L देखते हैं 75,000, तो ये लॉस है। नेक्स्ट, C share of profit is based on average profit of last 3 years. Patents were undervalued by 17, machinery overvalued, investment valued at 4,200। तो ये सब रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट हो गए। अब क्वेश्चन में सिर्फ सीज कैपिटल अकाउंट पूछा है, बट रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट दिए हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा सेपरेटली वर्किंग नोट में। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला फॉर्मेट बनाएंगे सीज कैपिटल अकाउंट का, एंड उसके बाद नीचे वर्किंग नोट में साथ साथ में हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट एंटर करते हैं। सबसे पहला पेटेंट्स अंडर वैल्यूड, मतलब अभी पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये गेन हो गया बाय पेटेंट 17,000। देन मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड, मतलब मशीनरी अभी रिड्यूस होगा, तो ये डेबिट में आएगा टू मशीनरी 3,200। देन इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 4,200। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 3,000 है, 3 से 42, तो ये गेन हो गया बाय इन्वेस्टमेंट 1,200। इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। सो 18,200 माइनस 3,200, 15,000, टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा प्रॉफिट। अब कैपिटल अकाउंट, तो सी का ओपनिंग बैलेंस है 37,000, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सी का ओपनिंग कैपिटल 37। इसके बाद IFF एंड WCR ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो बाय IFF, बिकॉज ये सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट है, सिर्फ सी का शेयर लिखेंगे। सो 3,500 में से सी का शेयर है 2/10 विच कम्स टू 700, और वर्कमेन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व का भी 3,500 इंटू 2/10 700। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गुडविल है 5,000, सो टू गुडविल, इसका 2/10 1,000। देन उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 1,000, सो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 200। देन P&L है 75,000, सो टू P&L 15,000। उसके बाद सीज लोन भी दिया है 41,000, ये भी यहीं पे ट्रांसफर हो जाएगा टू सीज लोन 41,000। देन C had withdrawn 5,000 till the date of death, first adjustment दिए, so two drawings debit side में 5,000। then goodwill is 2.5 years purchase, तो यहाँ पे goodwill का कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। 3 इयर्स का प्रॉफिट एडजस्टमेंट में दिया है जो है 1,01,000 प्लस 14,000 प्लस 16,000 माइनस जो पी एंड एल डेबिट बैलेंस दिया है वो लॉस है 75,000 डिवाइडेड बाय 4। सो ये हो जाएगा 131 माइनस 75 which comes to 14,000 and goodwill 2.5 years purchase है, so goodwill हो जाएगा 14,000 into 2.5 35,000। अब इसमें से हम C का शेयर निकालेंगे 2/10 7,000 आता है एंड बाय गेनिंग पार्टनर्स मतलब बाय A बाय B 7,000 रुपीज गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो ऑब्वियसली 5:3 आएगा बिकॉज ए और बी ही पार्टनर्स बचते हैं। सो 7,000 को 5:3 में 4,375 एंड 2,625। देन रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है 15, सो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 15,000 का 2/10 3,000। उसके बाद अब ये सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब डेथ के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अब यहाँ पे हमने 4 साल का लिया है, उसमें से सबसे पहले साल को एक्सक्लूड कर देंगे तो ये लेटेस्ट 3 इयर्स हो जाएगा। लेटेस्ट 3 इयर्स में 14 प्लस 16 और माइनस लास्ट ईयर का 75 डिवाइडेड बाय 3। So 30 minus 75 is 45, 45 divided by 3 is 15। ये लॉस है 15,000 का। बिकॉज लॉस है तो ये डेबिट में रिकॉर्ड होगा टू P&L सस्पेंस। 15,000 में से उसका शेयर है 2/10 एंड अपना बैलेंस शीट का डेट दिया है 31 मार्च और उसका डेट ऑफ डेथ है 1 अगस्त। सो अप्रैल मई जून जुलाई उसने 4 मंथ्स काम किया फर्म में, तो अकॉर्डिंगली 4 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा 4/12 विच कम्स टू 1,000। यहाँ पे लॉस है। अब जो बैलेंस बचेगा ये ट्रांसफर हो जाएगा टू सीज एग्जीक्यूटर। सो टोटल हो जाता है 37 प्लस ये 7 है, सो 44 47 48 400 48 400 एंड एक्चुअली यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 40 50 50 60 63 200। सो 63,200 में से 44 48 400 माइनस होगा which will come to 14,800। so इस बार executor will have to bring in money to settle C's account। Okay, next question 27। A company issued debentures redeemable within 12 months, this will be shown under। अब ये 12 months का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई लायबिलिटी विद इन अ ईयर पेएबल है तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है और बिकॉज ये डिवेंचर्स है तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो जाएंगे। सो 27 का आंसर हो जाएगा ए जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट 28 मैच द फॉलोइंग। प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स। अब पब्लिक डिपॉजिट्स एक तरह का लोन है जो कंपनी नॉन जनरल पब्लिक से लेती है, तो लोन ऑब्वियसली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, तो फर्स्ट का ऑब्वियसली डी हो जाएगा। अब अगर ऑप्शंस देखते हैं तो दो ही ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें फर्स्ट डी दिया हुआ है जो है बी और डी ऑप्शन, तो फिर उसी को डिटेल में देखते हैं। उसके बाद फर्नीचर सोल्ड एट लॉस। अब सेल ऑफ फर्नीचर एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो सेकंड का हो जाएगा सी। तो अकॉर्डिंगली बी ऑप्शन अगर देखते हैं, बी ऑप्शन अगर देखते हैं फर्स्ट के सामने आएगा डी, सेकंड के सामने आएगा सी, ऑटोमेटिकली थर्ड का बी ही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर इश्यू करके अगर मशीनरी खरीदा है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश,
तो ये कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसका आंसर बी करेक्ट है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो। नेक्स्ट 29th, A Limited invested 68,000 on 1st April and 56,000 on 31st March. 40% of opening investment was sold. Determine cash flow from investing activity. अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है कैश फ्लो से रिलेटेड, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा परचेज सेल फाइंड आउट करने के लिए। सो पहले तो वर्किंग नोट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज ये वर्किंग नोट है हम लोग इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है 68, सो पूरा लिखने की जगह बस ब्रॉट डाउन लिख दिया मैंने। क्लोजिंग कैरीड डाउन 56। अब 40% ऑफ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर 16,800, सो बाय बैंक 16,800। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 68,000 का। अब 68,000 का 40% हो जाता है 27,200। अब 27,200 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 16,800 में सेल हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा 27,200 माइनस 16,800, तो ये हो जाता है 10,400। इसके बाद ये अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा टू बैंक परचेज, सो 50, 60, 70, 82, 83, 200 और माइनस 68, सो 15,200 का परचेज। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए सेल है 16,800, ये पॉजिटिव होता है, परचेज है 15,200, ये नेगेटिव होता है, माइनस करके 1600 पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, यहाँ पे सेल आ रहा है 16,800, परचेज आ रहा है 15,200, डिफरेंस आता है 1600 पॉजिटिव। सो ऑप्शन जो दिए उसमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, डेट इक्विटी रेशियो दिया है 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज द रेशियो। अब यहाँ पे हम वापस लॉजिक पे जाते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि अगर हमको रेशियो डिक्रीज करना है तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी, रेशियो डिक्रीज करने के लिए या तो न्यूमरेटर को डिक्रीज करना पड़ेगा या फिर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन 2 months क्रेडिट, एसेट परचेज हो रहे, डेट इक्विटी अफेक्ट नहीं होता, 2 months क्रेडिट शॉर्ट टर्म है, उससे भी डेट इक्विटी अफेक्ट नहीं होता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड बेसिस, एसेट परचेज किया, डेट इक्विटी अफेक्ट नहीं हुआ, बट लॉन्ग टर्म डेफर्ड है इसलिए डेट बढ़ गया। अब हमको डेट बढ़ा के नहीं कम करके चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स, जब शेयर इश्यू करेंगे तो इक्विटी बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो कम हो जाएगा, तो ये सही है। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, अब बोनस शेयर्स जब इश्यू करते हैं, फ्री के शेयर्स होते हैं ये, जो कंपनी अपने रिजर्व्स यूज करके इश्यू करती है, तो जितने से रिजर्व कम होता है उतने से ही शेयर्स बढ़ते हैं, तो देयर इज नो नेट चेंज इन इक्विटी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, शेयर्स इश्यू करके हमारा डेट इक्विटी रेशियो फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट द हेडिंग एंड सब हेडिंग। फर्स्ट है शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी। शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी मतलब हमने दूसरे कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट ऑब्वियसली एक टेंजिबल एसेट है, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है अंडर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। सो कभी भी रेशियोज का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला लिखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट एसेट्स, कॉस्ट ऑफ आरएफओ एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी है, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बेसिस पे पहले आरएफओ निकाल लेते हैं। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्वेश्चन में दिया है 3,20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 20%। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आरएफओ या सेल्स पे होता है और ये सेम परसेंटेज हम कॉस्ट पे नहीं लगा सकते, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर आरएफओ 100 है तो उस पे ग्रॉस प्रॉफिट 20% 20 रुपीज हो जाएगा,
एंड कॉस्ट ऑफ RFO हो जाएगा 80 रुपीज। सो 80 के कॉस्ट में 100 का RFO है, सो 3,20,000 के कॉस्ट में RFO कितना होगा? सो दिस विल कम टू 4 लाख रुपीज। सो ये हमारा RFO आ गया 4 लाख। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल। उसके लिए क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉन करंट एसेट्स दिए हैं, तो यहां पे यूज होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 1 लाख रुपीज एंड नॉन करंट एसेट्स दिए हैं 80,000। अब यहां पे करंट एसेट्स मिसिंग है, करंट लायबिलिटीज भी मिसिंग है, कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट और इक्विटी दोनों आ गया। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ही चाहिए, तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला जो है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपीज दिया है, जिसमें से नॉन करंट एसेट्स 80,000 है, तो बाकी का 20,000 वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आ गया 20 एंड ये 20 टाइम्स हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। नाउ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट particulars, previous year, current year, absolute change और percentage change। यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया है 31 मार्च 22, करंट ईयर है 31 मार्च 23, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। नाउ सबसे पहले है RFO, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 20 लाख एंड 25 लाख, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 5 लाख रुपीज। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो 5 अपॉन 20 25% हो जाता है। देन और कोई इनकम नहीं है अभी। एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है 17 लाख एंड 20 लाख, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 3 लाख एंड 3 अपॉन 17 is 17.6%. Next, other expenses for 4 lakh and 6 lakh. 4 lakh, 6 lakh. So 2 upon 4 ये हो गया 50%। तो यहाँ पे 21 लाख, 26 लाख, 5 lakh and 5 upon 21 is 23.8%. Then ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहाँ पे टैक्स भी दिया हुआ है, दोनों भी सिचुएशन में 40% है, माय मिस्टेक। ये है टोटल एक्सपेंस माइनस करके मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 20 माइनस 21, यहाँ पे 1 लाख रुपीज का लॉस है एंड 25 माइनस 26 यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज का लॉस है, नो चेंज। अब अगर कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है, तो उस पर टैक्स नहीं लग सकता, तो टैक्स विल बी निल एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख लॉस ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हर पेपर में हमने सेम टेक्निक यूज किया है सॉल्व करने का। हम कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ के उसके अकाउंट्स बना लेते हैं और फिर पूरा पोस्टिंग एक साथ करते हैं। सो यहाँ पे पहले हम लोग कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें नेट प्रॉफिट
प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इससे आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करंट एसेट माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीज इन करंट एसेट। सो इससे आ जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स। देन सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे सेल माइनस परचेज होगा। थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें इश्यू माइनस रिडम्पशन। इसके बाद नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो इससे आ जाता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, नाउ सबसे पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट ऑब्वियसली मशीनरी पे है एंड मशीनरी का नोट दिया हुआ है जिसमें मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों है। तो ये दोनों के हमको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक है मशीनरी अकाउंट, लिमिटेड स्पेस है इसलिए मैं यहाँ पे टी फॉर्मेट बना रहा हूँ, प्रॉपर अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बनाया बट आपको पूरा अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। अब मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख, क्लोजिंग 1760, सो ओपनिंग 10 लाख, क्लोजिंग 17,60,000। देन डेप्रिसिएशन का 1 लाख एंड 1,60,000, तो ओपनिंग क्रेडिट साइड 1 लाख, क्लोजिंग डेबिट साइड 1,60,000। अब मशीनरी कॉस्टिंग 50, डेप्रिसिएशन 20 इज सोल्ड। सो 20,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करके मशीनरी अकाउंट में लिखना है। अब 50 का एसेट माइनस 20 का डेप्रिसिएशन, तो 30 का वैल्यू बचता है, बट ये सेल हो रहा है सिर्फ 18,000 में, सो 12,000 का लॉस है। सो बाय बैंक 18,000 सेल वैल्यू लिखेंगे एंड बाय P&L लॉस 12,000 लिखेंगे। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में 80,000 का बैलेंस बचता है, दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। एंड यहाँ पे 1760 प्लस 50, 1810 माइनस 10, 8,10,000 का बैलेंस, ये हो जाएगा टू बैंक परचेज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट टैक्स पेड। ऊपर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ओपनिंग 30, क्लोजिंग 60, तो इसका भी अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग क्रेडिट साइड में आएगा 30,000, क्लोजिंग डेबिट साइड में 60,000। अब एडजस्टमेंट में दिया है टैक्स पेड 20, तो ये डेबिट में रिकॉर्ड होता है टू बैंक 20,000। सो 80 माइनस 30, 50,000 बचता है, ये हो जाएगा बाय P&L प्रोविजन क्रिएटेड। एंड लास्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इसके ऊपर कोई अकाउंट नहीं बनता है। अब हम सीधा कैश फ्लो बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन में शेयर कैपिटल जो 10 लाख से 14 लाख इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा इश्यू ऑफ शेयर्स 4 लाख रुपीज फाइनेंसिंग में ऐड। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिफरेंस हमारा नेट प्रॉफिट होता है, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट के वर्किंग नोट में क्लोजिंग P&L 5 लाख माइनस ओपनिंग P&L 4 लाख, सो ये प्रॉफिट हो गया 1 लाख। उसके बाद डिवेंचर 1,40,000 से 5 लाख हो रहा है, तो यहाँ पे 3,60,000 से डिवेंचर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया 3,60,000। देन बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 से 20,000 रिड्यूस हो रहा है, तो ये रीपे हो गया, ये भी एक तरह का लोन है 10,000 का जो रीपे हो गया। देन ट्रेड पेएबल 60,000 से 1 लाख इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 40,000 ऐड हो जाएगा।
देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स का हमने अकाउंट बनाया है। इसमें जो टैक्स पेड है 20 वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस होगा, एंड प्रोविजन क्रिएटेड 50 ये नेट प्रॉफिट में ऐड होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो सेल ऑफ मशीनरी 18,000 है, तो सेल ऑफ मशीनरी 18,000 एंड परचेज ऑफ मशीनरी 8,10,000, सो परचेज ऑफ मशीनरी 8,10,000 नेगेटिव। देन लॉस ऑन सेल 12,000 है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लॉस ऑन मशीनरी 12,000 एंड जो इस साल डेप्रिसिएशन लगा है 80,000, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा 80,000। देन गुडविल 2 लाख से 1,40,000 60,000 से रिड्यूस हो रहा है, सो ये अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हो गया, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा 60। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है बाय 50,000, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हो जाएगा 50। देन ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है 2 लाख से, सो 2 लाख भी माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग दिया है 60,000 और क्लोजिंग दिया है 90,000। देन नोट टू अकाउंट्स हमने कंसिडर कर लिए, एडजस्टमेंट में से भी पहले 2 एडजस्टमेंट कंसिडर कर दिए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सबसे पहले एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 50,000 बोला है, एंड यही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा पोस्टिंग हो गया। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके 1,50,000 हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख लेंगे। देन 1,50,000, 1,60,000, 240, 3,00,000, 352, so 3,52,000 and minus 250, so 1,02,000, 1,42,000 and minus 20, so 1,22,000. Then 8,10,000 minus 18, so 8,00,000 minus 8, 7,92,000 ये नेगेटिव है, एंड 7,60,000 माइनस 60 तो 7,00,000। अब पॉजिटिव है 122 और 7,00,000, सो टोटल हो जाता है 8,22,000 और नेगेटिव है 792, सो 30,000 का पॉजिटिव आंसर आता है, जो हो जाएगा नेट इंक्रीज, एंड 30 प्लस 60 इज 90, सो टैली हो गया, मतलब ये अपना कैश फ्लो सही है। सो ये अपना हुआ एक और सीबीएसई का सैंपल पेपर। जब तक ये पेपर चैनल पे अपलोड होता है तब तक आपका बोर्ड एग्जाम का अकाउंट्स का पेपर काफी क्लोज आ गया होगा। अभी तक हमने ये वीडियो मिला के टोटल 8 सैंपल पेपर्स के वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुके होंगे। सो एग्जाम के पहले ये 8 के 8 वीडियोस आप वापस देखो, साथ साथ में पेपर सॉल्व करो और आपका फुल रिवीजन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अकाउंट्स पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।